रविकांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। बसपा सुप्रीमो को लेकर के जो खबरें सामने आ रही है, ये कांग्रेस ये मतलब इंडिया गठबंधन की राजनीतिक मैच्योरिटी का प्रतीक है, यदि ये खबर सही है तो। और पहल किस ओर से होती हुई आपको दिखी है, इंडिया की तरफ से, बसपा की तरफ से, या दोनों तरफ से? क्योंकि कई सारे खेमों में खुशी है, जो मुझे पता चल रहा है कि नीतीश कुमार भी मायावती को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे थे। बसपा सांसद कुंवर दानिश अली पटना जाकर नीतीश कुमार से मिले भी थे, वो फोटो भी सामने आई। और अब सोनिया गांधी के साथ उनकी बातों की खबरें भी सामने आ रही है। क्या लगता है, मुंबई बैठक के पहले इंडिया गठबंधन में कुछ नई चीजें भी जोड़ने जा रही है? अभिषेक जी, मैं आपको ताजी खबर बता रहा हूँ। जी। इंडिया गठबंधन की तरफ से फारूक अब्दुल्ला ने मायावती से बात की है जी। और ये खबर मीडिया में है। मायावती ने जो शर्त रखी है अपनी तरफ से कि उन्हें उत्तर प्रदेश में 40 सीटें प्राप्त हों। और एक और खबर है जिसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कहा है कि मुझे इंडिया अलायंस का कन्वीनर बनाया जाए। और मायावती की जिस तरह की पर्सनालिटी है, उस हिसाब से ये कोई आश्चर्यजनक नहीं है कि उन्होंने संयोजक का पद मांगा हो। इसका मतलब ये है कि अब बहुत कुछ चीजें सामने दिखाई पड़ने लगी, जो अभी पर्दे के पीछे दिख रही थी, अब वो सामने आ गई। और उसमें आपकी खबर पर मैं एतबार करूं कि हवाई हेलीकॉप्टर की बुकिंग हुई है और आचार संहिता लग सकती है पहले, तो ऑब्वियस है कि मायावती जो जमीन का जो केमिस्ट्री है, जो हवा का रुख है, उसको पहचान रही हैं। मैं उन्हें वैसे भी एक अच्छी रणनीतिकार मानता हूं, भले ही वो आज निष्क्रिय क्यों ना हो, लेकिन रणनीति हमेशा उनकी बहुत पुख्ता होती है। तो वो जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी और उसके लिए वो प्रयास भी कर रही हैं। ये प्रयास एक तरफा नहीं है, जो मैंने कहा कि मायावती प्रयास कर रही है, बल्कि ये दो तरफा प्रयास चल रहा है। हो सकता है जो आपने कहा कि सोनिया गांधी ने बात की हो, और अगर सोनिया गांधी ने बात की है तो ज्यादा संभावना बढ़ जाती है कि मायावती के इंडिया अलायंस में आने की, क्योंकि जो एहतराम जिसको कहते हैं वो इन दोनों व्यक्तित्वों के बीच में है। बहुत सीनियर मोस्ट दोनों लोग हैं, और सोनिया गांधी जिस तरह से सम्मान करती हैं मायावती का, वो 19 के पहले वाली तस्वीर अगर आप याद करें बेंगलोर की, रविकांत जी, मैं याद दिला दूं मैं अपने दर्शकों के लिए, प्रतिभा पाटिल और भैरव सिंह शेखावत के बीच राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था और समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन से स्किप करने का फैसला लिया। लेकिन मायावती जो उस वक्त यूपी में सत्ता में थी, उन्होंने यूपीए के साथ जाकर प्रतिभा पाटिल का समर्थन किया। आश्चर्यजनक बात यह है कि समाजवादी पार्टी के व्हिप को डिफाई करते हुए उनके सांसद अतीक अहमद ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार भैरव सिंह शेखावत का समर्थन किया। जी जी, डेफिनेटली। और राजनीति में इसीलिए न तो कोई स्थायी शत्रु होता है, न कोई मित्र होता है। कैसे है वो लोग समझ सके, सोनिया गांधी और इनके बीच, मायावती के बीच। हाँ, निश्चित रूप से। इसीलिए मैंने कहा ना कि सोनिया गांधी जो एहतराम करती हैं मायावती को, और कहीं ना कहीं मायावती जी को धक्का भी पहुंचा होगा जब 2016 में रोहित वेमुला के सवाल पर वो राज्यसभा में बात कर रही थी, तो उनको बोलने नहीं दिया गया था, और स्मृति ईरानी ने जिस तरह से चीखते हुए मायावती की आवाज को बंद किया था। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की एक खासियत ये है कि उसने हाशिए की आवाजों का लगातार सम्मान किया है। कांग्रेस पार्टी ने, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी की आवाज हो, बीएसपी की आवाज हो, भले ही उन्होंने उसकी स्वीकार ना किया हो, लेकिन उतना सम्मान जरूर किया। इधर की राजनीति में जो परिवर्तन आया, जो एग्रेशन आया कि आप किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे उसमें मायावती ही क्यों ना हो। और वो मायावती का आखिरी भाषण था पार्लियामेंट में, हालांकि उन्होंने रिजाइन उसके बाद किया, लेकिन वो कहीं भी बहुत सक्रिय होकर के नहीं दिखाई पड़ी, बहुत मुखर नहीं दिखाई पड़ी। इसको दलित महसूस कर रहा है कि उस आवाज को कैसे दबाया गया, और मायावती उस रणनीति के फिराक में है। वो चाहती हैं, जिस जो समाज की उम्मीद है, मायावती भी चाहती है कि वो इस देश की कभी पीएम हो। इसी रणनीति के तहत वो काम कर रही हैं, लेकिन पीएम तो किसी एक को बनना है तो, लेकिन गठबंधन जरूर बनते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है, इसमें अब कोई आश्चर्य नहीं है। रविकांत जी, पूरे अगर हिंदी भाषी भारत की राजनीति को देखते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है,
कश्मीर से लेकर झारखंड तक और उधर जैसलमेर से लेकर के बिहार तक आप देख लीजिए 245 लोकसभा सीटें हैं और उसमें अलायंस पार्टनर को यदि छोड़ दें तो आउट ऑफ 245 184 सीटें बीजेपी की है। अलायंस को अगर उसमें इंक्लूड करते हैं तो सीटें तकरीबन 200 से ऊपर 225 के करीब पहुंच जाती है। इस पूरे इलाके में एक तरफ नीतीश कुमार के इम्पैक्ट की बात होती है, दूसरी तरफ मायावती के इम्पैक्ट की बात हो रही है, अखिलेश यादव के पास एक बड़ा वोट बैंक है या तेजस्वी यादव के पास उसकी भी बात हो रही है, और इन सब के बीच चुनावी हिंदुत्व की भी बात हो रही है, इंडिया को घमंडिया कहने की भी बात हो रही है। तो इंडिया जब वाकई इतना घमंडिया है तो क्या आपको लगता है कि इस घमंडिया के साथ मायावती जैसी नेता साथ आ सकती हैं क्या? या नीतीश कुमार के लिए यदि ये गठबंधन घमंडिया है तो इसमें नीतीश कुमार जैसे नेता के लिए कोई स्पेस भी बचता है क्या? या अगर किसी तीसरे की भी बात करें तो अखिलेश यादव के लिए भी क्या वाकई यदि ये घमंडिया है तो कुछ बचता हुआ आपको दिखाई देता है क्या? अभिषेक जी, मोदी जी से ज्यादा घमंड कौन करता है? उनसे ज्यादा तो किसी में वो एरोगेंस और ये घमंड आपको नहीं दिखेगा, लेकिन उन्हें परसेप्शन बनाना है कि इंडिया जो है वो घमंडिया है और न जाने क्या क्या है। देखिए, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जैसे नीतीश कुमार ने कहा कि मैं इच्छुक नहीं हूं संयोजक बनने के लिए, राहुल गांधी ने पटना की बैठक में कहा था कि कांग्रेस पार्टी किसी भी हद तक कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगभग यही बातें की हैं। तो अभी तक इंडिया अलायंस के भीतर से कोई ऐसी बात नहीं निकल करके आई है जिसपे आप कहें कि थोड़ा सा इस गठबंधन में कोई दिक्कत होगी। रही बात मायावती की, तो मायावती ने, वो जानते हैं, वो अच्छी बार्गेनर हैं वो, और उन्होंने 40 सीटें मांगी हैं। ये भी हो सकता है कि उन्होंने संयोजक का पद भी मांगा हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की जो अपनी सीनियरिटी है, मुझे लगता है कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण। जी 40 सीटें मान लीजिए उन्होंने मांगी है, 36, 37, 38 मिल ही जाएगी। तो 36, 37, 38 में हो सकता है कि 30-32 उनको यूपी में मिले, एक आध बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में एक आध, इस तरह से दे दी जाए, तब क्या वो मान सकती हैं, आपको लगता है? हाँ, निश्चित रूप से। बल्कि मुझे तो जहां तक लगता है कि वो यूपी के बाहर भी सीटें मांगे, सब जगह उनसे प्रचार करवाया जाए। अगर उन्हें संयोजक नहीं बनाया जाता है जैसा वो उम्मीद कर रही होंगी, मैं जानता हूं उनकी पर्सनालिटी को, तो फिर वो यूपी के बाहर भी सीटों की डिमांड करेंगी। और इसलिए डिमांड करेंगी कि ताकि वो इस बात को दर्शा सकें कि वो केवल यूपी में उनका प्रभाव नहीं है, बल्कि उनका पैन इंडिया प्रभाव है। उसके बाद भी वो अपने आप को प्रधानमंत्री पद के दौड़ में रखना चाहेंगी, और कौन है जो नहीं चाहेगा। ये जो त्यागी जी ने बात कही है, बिल्कुल ठीक कही है। और इस इंडिया अलायंस में कई ऐसे लीडर हैं जो प्रधानमंत्री के कद के बराबर हैं। आप शरद पवार को ले लें, नीतीश कुमार को ले लें, मल्लिकार्जुन खड़गे को ले लें, ममता बनर्जी को ले लें, मायावती को ले लें, और भी कई नाम। हो सकता है स्टालिन क्या उसका कम है कहीं क्या? उनका अपना जो एक्सपीरियंस है, या आपके अशोक गहलोत, उनका अपना एक्सपीरियंस देख लीजिए, छत्तीसगढ़ के सीएम का अपना एक्सपीरियंस देख लीजिए। तो अगर आप एक्सपीरियंस की ही बात करें और राजनीतिक कुशलता और नीतियों की ही बात करें, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़े नाम है। राहुल गांधी, जिनकी एक विदेश नीति की समझ, आर्थिक नीति की समझ अपने आप में बहुत परिपक्व है, तो आप उनको भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हालांकि वो खुद उस दौड़ से बाहर हैं, लेकिन राहुल गांधी एक बेहतरीन उसके प्रत्याशी हो सकते हैं। तो इतने सारे लोग जो अपने अनुभव, अपने राजनीतिक कौशल और अपने नीतिगत जो भी उनकी अपनी मैच्योरिटी है उसके साथ मौजूद हैं, तो आप कतई इससे इनकार नहीं कर सकते कि आपस में उनकी कशमकश नहीं होगी। डेफिनेटली होगी, लेकिन ये बहुत हेल्दी प्रतियोगिता होगी, और सारे दल कोशिश करेंगे कि वो उससे बेहतर प्रदर्शन करें। मायावती चाहेंगी कि उत्तर प्रदेश के बाहर भी वो बेहतर प्रदर्शन करें, तो उनकी दावेदारी बनी रहे। उसी तरह से हर दल करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं खारिज कर सकता मायावती की, चाहे वो प्रत्याशा हो, या नीतीश कुमार की हो, या खड़गे की हो, या शरद पवार, किसी की भी मैं खारिज नहीं करता।